नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। ईमानदार आदमी आज खुश नजर आ रहा है, वो मुस्कुरा रहा है। पहली बार उसे लगा है कि उसका वो पड़ोसी या वो रिश्तेदार जो अपने काले धन पर ऐश उड़ाता था, मजे करता था या अपनी शेखी बघाड़ता था, आज उसकी शामत आ गई है। ईमानदार आदमी वाकई बहुत खुश है। सरकार ने ये जो कदम उठाया, 500 और 1000 रुपए के नोट रातों रात बंद हो गए, तो जाहिर है काले धन पर जो निर्णायक लड़ाई थी वो निश्चित तौर पर काफी आगे बढ़ गई है, ऐसा आम लोगों को पूरा यकीन हो चला है। लेकिन सवाल ये है कि काला धन जो कि पैरेलल इकोनॉमी के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है, इस स्टेप से, इस प्रयास से आखिर वो किस हद तक हम उससे निपट पाएंगे, उससे पार पा पाएंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे और इस बातचीत में हमेशा की तरह हमारी जनता जनार्दन और हमारे विशिष्ट मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे और सीखने और समझने की भी कोशिश करेंगे। आइए जरा पहले उनसे आपकी मुलाकात करा दें, परिचय कराएं। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी हैं, जाने माने अर्थशास्त्री, बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र तनेजा जी आपका। हमारे साथ वेद जैन जी हैं जो कि टैक्सेशन के बहुत बड़े जानकार हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं एसोचैम से आते हैं, आपका स्वागत है वेद जी। हमारे साथ प्रोफेसर गौरव वल्लभ हैं जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं, आपका स्वागत है गौरव जी। हमारे साथ प्रोफेसर जगदीप छोकर जी हैं जो कि फाउंडिंग मेंबर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, आप वहां से आते हैं, आपका स्वागत है जगदीप जी। और हमारे साथ जयश्री कुरूप हैं जो कि हेड कंटेंट एंड रिसर्च magicbricks.com रियल एस्टेट से। हमारे साथ संदीप बमजई साहब हैं जो कि आर्थिक पत्रकार हैं और विजिटिंग फेलो ORF से आते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप बमजई जी। तो तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, पर इससे पहले आइए जरा देख लें कि ये जो फैसला हुआ है ये क्या है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। देश अचंभे में था, ऐलान अकस्मात था, काले धन पर अब तक की सबसे बड़ी चोट थी। ये प्रधानमंत्री की उस प्रतिबद्धता की ओर एक साहसिक कदम था जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से काले धन को जड़ से उखाड़ फेंकने का वादा था। 500 और 1000 रुपयों के नोट को अमान्य करार करने के फैसले को काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक की संज्ञा दी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस एक कदम से कई मोर्चों पर निशाना साधा है। ये सर्वविदित है कि बड़े नोटों का इस्तेमाल काले धन को जमा करने, आतंक के नेटवर्क को पोषित करने के लिए भी किया जाता रहा है, जिसमें पिछले कुछ सालों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। यही नहीं, विगत कई दशकों से भारत की अर्थव्यवस्था में बड़े जाली नोटों की भी जबरदस्त आमद हुई है, जिससे देश में काला धन समानांतर अर्थव्यवस्था के तौर पर काम कर रहा था। जाहिर है, डीमोनेटाइजेशन के इस फैसले ने उन सभी को हिलाकर रख दिया जो इन गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं। लेकिन आम आदमी के लिए ये फैसला एक सौगात लेकर आया है। जानकार मानते हैं कि इकोनॉमी को रीस्टार्ट करने का ये एक साहसिक कदम है जो निश्चित तौर से आने वाले सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा और देश को कैशलेस इकोनॉमी की ओर ले जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस फैसले से कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। आम लोगों की आशंकाएं भी हैं, जिसका प्रशासनिक स्तर पर तुरंत निस्तारण जरूरी है, क्योंकि आम नौकरी पेशा छोटे व्यापारियों, रेहड़ी वालों, मजदूरों और कामगारों में हाल फिलहाल अफरा तफरी तो मची ही हुई है। कहते हैं 100 सुनार की तो एक लोहार की होती है, और माना जा रहा है कि काले धन पर ये लोहार वाली एक मजबूत चोट है, एक प्रहार है। आइए जरा इसे और विस्तार से समझने की कोशिश करें। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी। नरेंद्र जी, ये 100 सुनार और एक लोहार वाली है, एक ऐसी चोट, एक मजबूत प्रहार काले धन पर, आपको लगता है इससे वाकई लगा है? मुझे, मेरा नजरिया है कि ये एक क्रांति है, एक नई क्रांति की शुरुआत है और साथ में एक नए आंदोलन की शुरुआत है। हमारे बच्चे, इनमें तमाम मैं देख रहा हूँ, इन बच्चों ने पिछले 5-7 साल में क्या देखते थे जब भी टेलीविजन खोलते थे, अखबार खोलते थे? स्कैंडल हो गया, कॉमनवेल्थ स्कैम हो गया, 2G स्कैम हो गया, मतलब अरबों खरबों रुपए के स्कैंडल्स। तो ये बच्चे भी सोचते होंगे कैसा देश है हमारा, हम किस तरह की संस्कृति के साथ बड़े हो रहे हैं, किस सोच के साथ बड़े हो रहे हैं। मतलब कोई कानून है भी या नहीं है, कोई व्यवस्था है भी या नहीं है। जो बेईमानी करे, जिसको मौका लगे, वो अरबों रुपए ले ले और उसके बाद देश से भी बाहर भाग जाए, या देश के अंदर जो महलों में रहना शुरू कर दे, और दूसरी तरफ हमारे किसी के पास रोटी के पैसे नहीं, किसी के पास दवाई के पैसे नहीं है, और उसी देश के अंदर। तो एक बात आती थी, कैसा कानून है, क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई अंकुश उठाता? और जो ब्लैक इकोनॉमी जो कि एक कैंसर है,
ये कैंसर इतना व्यापक हो गया था कि कोई शख्स नहीं, कोई जिंदगी का ऐसा हिस्सा नहीं जो उससे इंपैक्टेड नहीं हो रहा था। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि उसी का नतीजा आज आप जाकर के अगर देखते हैं छोटे शहरों में, कस्बों में, लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। लोग इस बात तक आगे बढ़ के बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं भी ठीक है, हमको भी पता है 8-10 दिन हमको दिक्कत होगी, एकदम पैसा नहीं होगा, सब्जी लेने में दिक्कत आ रही है, इसमें दिक्कत, उसमें 8-10 दिन की, लेकिन अगर 8-10 दिन की दिक्कत से आपका कैंसर ठीक हो जाए, कौन नहीं चाहेगा उसका। तो ये ठीक वही बात है। तो मुझे लगता है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसे लोग बोल रहे हैं, उससे भी बड़ी बात यह है कि ये विचार के स्तर पे, लोगों का जो आर्थिक जीवन है उसके स्तर पे, आर्थिक जो पूरी देश की व्यवस्था उसके स्तर पे एक क्रांति और एक नए जीवन की शुरुआत है। जी, हमारे साथ वेद जैन जी हैं। वेद जी, जैसे कि अभी कह रहे हैं कि एक नया जीवन दान है, एक किस्म की एक क्रांति है। आप बताइए, खास तौर से वो लोग जो कि टैक्स की चोरी करके काला धन जमा करते थे, उनके ऊपर तो बहुत बड़ी गाज गिरी है। क्या आपको लगता है कि अब वो लोग जो हैं डरेंगे, आगे से इस तरह की एक्यूमुलेशन नहीं करेंगे, इस तरह के धन का जो होर्डिंग करते थे वो नहीं करेंगे? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये कदम अपने आप में बहुत साहसिक है और प्रधानमंत्री जी ने और उनकी कैबिनेट ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है देश को एक ब्लैक मनी से छुटकारा दिलाने के लिए। अब क्योंकि देश में ब्लैक मनी की चर्चा पिछले 2-2.5 साल से बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही थी और सरकार ने आने के बाद इमीडिएटली SIT बनाई, फिर उसके बाद ब्लैक मनी एक्ट लाए, फिर IDS लाए, और तब भी देखा कि सरकार ने इस समस्या का छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने एक सोचा कि क्यों नहीं 500 या 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए जाएं और इस अर्थव्यवस्था में जो ब्लैक मनी की इकॉनमी है उसको एक बार बिल्कुल बाहर खींच दिया जाए। तो बहुत साहसिक स्टेप लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम ये काम करते हैं तो इसके जो सरकार ने जो कारण बताए हैं वो 4 कारण मेन बताए हैं। एक तो ये ब्लैक मनी का है, इसके अलावा सरकार ने 2-3 कारण और भी बताए हैं कि टेररिज्म में भी बहुत सारा पैसा ये इस्तेमाल होता है, जो टेररिस्ट हैं उसको यूज़ करते हैं, ड्रग के अंदर बहुत बड़ा पैसा यूज़ होता है, और करेंसी की जो काउंटरफीट जिसे कहते हैं डुप्लीकेट करेंसी है वो उसके लिए भी ये बहुत सारा पैसा यूज़ हो रहा था, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बहुत भारी असर पड़ रहा था। उसको भी एड्रेस करने के लिए किया गया है। और सरकार ने ये भी कोशिश की है कि जो आपके पुराने नोट हैं वो आप दे दीजिए और नहीं ले दीजिए। तो जिसके पास अगर अपना फाइट का पैसा, ढंग का पैसा है, तो उसको तो कोई तकलीफ नहीं है, वो बैंक में जा सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे तनेजा जी ने कहा कि ये थोड़े दिन की समस्या उस आदमी के लिए वर्किंग करने के लिए। अब सवाल ये एक और भारी इसमें सवाल आएगा कि जो इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये अपने आप में एक ये भी इशू है कि हमारी इकोनॉमी पे इसके ऊपर क्या इशू पड़ता है। करप्शन का जो पैसा है आज की डेट में जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये जो हमने एड्रेस किया है, अभी हमने किया स्टॉक करप्शन का, कि जो पैसा आपने ब्लैक मनी में, एक ब्लैक मनी जमा कर रखा था, नहीं, ब्लैक मनी की एक जनरेशन होती है, एक यूटिलाइजेशन होती है। ठीक है। एक है कि उस ब्लैक मनी का आपने कहाँ रखा हुआ है। कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी में लगाया, कुछ लोगों ने गोल्ड में लगाया, कुछ लोगों ने कैश में रखा हुआ, कुछ लोगों ने स्टॉक में लगा के रखा, कुछ ने कहीं और इन्वेस्टमेंट करके रखी। तो ये एक उस ब्लैक मनी के एक इशू को आपने एड्रेस किया, लेकिन 2 इशू और भी महत्वपूर्ण है, एक ब्लैक मनी की क्रिएशन, एक यूटिलाइजेशन। उसके ऊपर भी मुझे लगता है आने वाले समय पे करप्शन के बारे में काफी चर्चा चल रही है, काफी रुकावट भी हुई है, लेकिन जो एप्लीकेशन है ब्लैक मनी का, जो एक पॉलिटिकल ढांचे में भी होता है, उसको भी रोकने के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और सख्त कदम आने। जी हाँ, वेद जी ने बिल्कुल सही 2 सवाल उठाए हैं, इनके ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन पहले जरा जो ये फैसला हुआ इस पर हम चर्चा कर लें। हमारे साथ गौरव जी हैं। क्या आपको लग रहा है कि अर्थव्यवस्था, एक साफ सुथरी अर्थव्यवस्था, एक पारदर्शी, जवाबदेही, सुशासन जिसको हम कहते हैं, क्या आपको लगता है कि इस कदम से हम उस तरफ बढ़ेंगे, और अगर बढ़ेंगे तो किस हद तक बढ़ेंगे? देखिए, जो वैश्विक एजेंसीज की जो अनुमान है कि भारत की GDP का लगभग 25% कैश इकोनॉमी है। अब कैश इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि वो सारा ही ब्लैक मनी है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि कई बोनाफाइड कैश इकोनॉमी भी चल रही है कई स्तर पर, और टैक्सेशन के बाद भी चल रही है। तो बाकी पूरी जो इकोनॉमी है GDP, वो तो अपने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चली रही है। तो इसका इकोनॉमी पे इफेक्ट मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म पे कोई एडवर्स इफेक्ट आएगा, पर शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि वो जो 20% में से मान लो 40% उसका ब्लैक मनी बेस्ड कैश इकोनॉमी हो डोमेस्टिक में, तो उसका जरूर थोड़ा शॉर्ट टर्म में इफेक्ट आ सकता है। पर आप ये देखिए, मैं इसको देखता हूँ कि ब्लैक मनी और हम एक वर्ड यूज करते हैं रेड मनी, जो कि टेररिज्म के फंडिंग के लिए हम, अब ये एक कितना बड़ा बदलाव है कि हमारे जो देश का जवान जो सीमा पर लड़ रहा है और डेली सीज फायर का उल्लंघन होता है, कई कैजुअलिटीज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं,
अब अगर उसको परमानेंटली रोकना है तो उनको फाइनेंशियली वीक करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ ये टेरर फंडिंग के ऊपर इसका फोकस ब्लैक मनी से ज़्यादा था। ब्लैक मनी पे इफेक्ट होगा क्योंकि ब्लैक मनी तो विदेशों में भी है, कई फॉर्मेट्स है, और जैसा मेरे पूर्व के लोगों ने बताया कि आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो, आप फिजिकल एसेट्स में कन्वर्ट कर चुके हो, तो वो एक पक्ष है। पर इसका टेरर फंडिंग और एक जो टेरर फंडिंग को रोकने के लिए जो जाली नोटों का जो चल रहा है, लगभग एक अनुमान के मुताबिक प्रति माह हिंदुस्तान में 70 करोड़ रुपए के जाली नोट आते हैं और उसको छापने की लागत लगभग 41 या 42 रुपए आती है 1000 रुपए के नोट को छापने की। तो ये इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट कितना है आप देखिए, हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन पर, इंटरेस्ट रेट्स पर। तो अगर ये सारी चीज़ें जो पैरेलल जो कैश बेस्ड इकोनॉमी जो कि अनटैक्स्ड कैश बेस्ड इकोनॉमी है, अगर वो टैक्सेशन के एम्बिट में आएगी तो निश्चित रूप से इंटरेस्ट रेट लोअर होने चाहिए। दूसरा, आपका फिस्कल डेफिसिट पे इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट मैं आपको बताऊं, जब भी कभी हम बैठते हैं तो हम कहते हैं कि यार टैक्स, जो बोनाफाइड लोग टैक्स देते हैं वो कहते हैं टैक्स हम देते हैं, हमारे टैक्सेशन के कलेक्शन से एयरपोर्ट बनते हैं, और एयरपोर्ट का मैक्सिमम यूज कौन करते हैं? जिनके पास काला धन है। तो ये एक साइकोलॉजिकली भी उनमें एक क्रोध की भावना थी कि क्यों आज इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो इमर्जिंग इकोनॉमीज में क्यों कम है, क्यों 4 से 5% पॉपुलेशन ही डायरेक्ट टैक्स देती है। तो ये जीएसटी पे प्रहार हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी पे लाने से इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म हुई, और ये सब आने से एक डायरेक्ट टैक्स की रिफॉर्म की ओर हम बढ़ रहे हैं और टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रोफेसर जगदीप छोकर जी हैं। ये बताइए कि खास तौर से जब इलेक्शंस की बात आती है, और आप लोग तो इस पे बहुत काम करते हैं, काला धन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर कहीं होता है, रखा हुआ, बोरों में भरा हुआ, सीज भी करते हैं, क्या आपको लग रहा है कि इस स्टेप से, फिलहाल देखिए चुनाव आ रहे हैं, उस पर भी एक असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक कुठाराघात ऐसे पैसे के इस्तेमाल पर भी, गलत इस्तेमाल पर भी जाएगा? अभी दिवाली भी गई है जी। दिवाली से पहले लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और गोवर्धन के दिन से घर में कचरा भरना शुरू हो जाता है। तो हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था में से एक चीज एक वक्त निकाल दी। यानी कि आप कह रहे हैं हर साल हमें दिवाली मनानी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा। आज दिल्ली की सड़क पे अगर कोई आदमी ट्रैफिक का रूल का वायलेट करता है जी, और उसको रोका जाता है और वो रिश्वत ऑफर करता है और उससे रिश्वत ले ली जाती है, तो वो रिश्वत नए नोट में होगी कि पुराने नोट में? लेकिन रिश्वत चल रही है इस वक्त भी। काला धन जो है वो रुपए के रंग से नहीं होता है, किस हिसाब से वो आया है उससे उदमता है। जो काम काला धन क्रिएट करते हैं, जैसे कि रिश्वत लेना, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ओवर इनवॉइस, अंडर इनवॉइस करना, जैसे कि प्रोजेक्ट्स को ओवर एस्टिमेट करना, वो सब चीज़ें हैं। जब तक वो बंद नहीं होंगी तब तक ये दिवाली की सफाई जैसा है। और जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, आपने मेरे से पूछा जी। ये जो 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, अगर हम ये मान लें कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस चीज़ की कानो खान खबर नहीं थी, तो उनके पैसे रद्दी कागज हो गए। पिछले 2-3 साल से इलेक्शन कमीशन चुनाव के खर्चे पे थोड़ा बहुत शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है। तो और चुनाव आयोग का अधिकार शुरू होता है जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू हो जाता है। तो 2-3 साल में पार्टियों ने ये सीख लिया कि अनाउंसमेंट होने से पहले ही जो इधर उधर मामला करना है वो करके बैठ जाओ, ताकि उस वक्त कुछ करना ना पड़े। पंजाब और यूपी में खास तौर पे लीजिए, दिल्ली में इनकी बहुत खबरें आती हैं। पंजाब और यूपी में इलेक्शन की गर्मा गर्मी पिछले कई महीनों से चल रही है। ये समझना कि पॉलिटिकल पार्टियां ये सारा काम जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा उस दिन ही शुरू करेंगी,
मेरे ख्याल में थोड़ी सी लेकिन फिर भी कुछ तो नंबर दीजिए। आपको नहीं लगता नंबर कि मैं दे रहा हूं, अभी नंबर आपको नहीं लगता कि इतना सारा पैसा जो कि अब बेकार हो गया वो इलेक्शंस में काम आता, वो अब नहीं आएगा? नहीं, बेकार हो गया वो तो मैंने आज ये व्हाट्सएप पे कोई मैसेज मैंने पढ़ा है, अगर आप कहें तो पढ़ के सुना दूं जी। कि जितनी लाइनें कल से बैंकों में लगी हुई हैं उनमें आपको कोई नेता दिखा, कोई मंत्री दिखा, कोई उद्योगपति दिखा, कोई बड़ा सरकारी वो दिखा, लेकिन आम आदमी खड़े हैं लाइनों में। तो उसका ये आखिरी लाइन ये है कि ये लगता है कि सारा काला धन देश के आम आदमियों के पास ही था। तो जिनके पास काला खैर धन, अभी 50 दिन है और अभी मार्च तक समय है, जिनके पास काला अभी धन, खड़े होना पड़ेगा बाहर आके सबको। जिसके पास जिनों के पास काला धन बड़ी मात्रा में था और है, वो अपने तरीके अलग से बनाएंगे, वो लाइनों में खड़े नहीं होंगे। चलिए उन तरीकों पे बात भी करेंगे, लेकिन हमारे पास जयश्री कुरूप बैठी हैं इस समय, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर से आते हैं। जयश्री, कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा कुठाराघात, सबसे बड़ा आघात, सबसे बड़ा धक्का मुक्का जो भी आप कहें वो लगा है आपके सेक्टर को। आम आदमी का जो सपना था घर का वो कभी पूरा ही नहीं होता था और कीमतें बेतहाशा बढ़ती जाती थी। आपको क्या लगता है कि अब ये जो मामला हुआ है इससे कुछ फर्क पड़ेगा आपके सेक्टर पर, खासतौर से उनको जो घर लेना चाहते हैं? जी हाँ, एंड यूज़र पे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें, वो ये होता था कि एक डेवलपर अनाउंस करता था, स्पेशली नॉर्थ इंडियन मार्केट्स में डेवलपर अनाउंस करता था कि प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, कुछ लोग उसको ग्रैब कर लेते थे एंड बाय ड टाइम द एंड यूजर केम, आम आदमी जब खरीदता था वो 7th या 8th बायर था। कितने लोग उसमें पैसा बना चुके होते थे, प्रोजेक्ट डिले होता था, जिस एंड यूजर को मकान की जरूरत थी वो एंड में आता था। पिछले 2 सालों से आपने देखा होगा प्रॉपर्टी मार्केट्स बहुत बुरी तरह बैठा हुआ है, क्योंकि आम आदमी ने कहा मैं कंस्ट्रक्शन रिस्क मैं नहीं लूँगा, मैं जो बोरोड कैश है EMI भी भरना पड़ता है, रेंट भी देना पड़ता है, तो आम आदमी काफ़ी परेशान था और नहीं खरीद रहा था। इसकी वजह से काफ़ी प्राइसेस नीचे भी आए हैं और मुझे लगता है जो आम आदमी एंड यूज़र को खरीदना है वो बोरोड कैश से जो खरीद रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। बट जो लोग ब्लैक मनी में डील कर रहे थे सेकेंडरी मार्केट पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इस मूव से। ओके, हमारे साथ संदीप बमजई साहब हैं जो कि आर्थिक पत्रकार हैं और विजिटिंग फेलो ORF से आते हैं। संदीप जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मूव को? और कुछ लोग कह रहे हैं ये नी जर्क इसका इफेक्ट होगा, कुछ लोग मानते हैं कि ये एक अभूतपूर्व कदम है और एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, क्रांतिकारी कदम तो है बट दो-धारी तलवार भी है। अभी मैं ट्रैफिक में फंसा था क्योंकि पहली बार मैंने देखा कि यूसुफ सराय में दोनों तरफ मार्केट बंद है, ऑल शटर्स आर डाउन, और जो शॉपकीपर्स हैं वो सड़क पे आ गए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम वी कैन नॉट कंडक्ट आवर बिजनेस। और पुलिस का बहुत बड़ा वहाँ तामझाम है जैसे हम बात कर रहे हैं, और शॉपकीपर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली हम सब ने देखा है, टीवी पे भी देखा है और फिजिकली भी देखा है कि हर बैंक के सामने कतार है। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली देयर इज पेन और सबको पेन है, वो किसी भी तबके सोसाइटी के किसी भी तबके का हो, वो उसको चाहिए लिक्विड कैश ताकि खरीदारी वो कर सके। मतलब दूध और सब्जी और सब चीज तो लेनी पड़ती है ना, वो क्रेडिट पे मिलती नहीं है। तो उस मामले में शॉर्ट टर्म पेन है, बट आप इसका लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म इम्पैक्ट देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। अगर आप मनी सप्लाई को देखें तो 17 लाख करोड़ के करीब कैश सिस्टम के अंदर है, एक्चुअली 16,80,000 करोड़, उसमें से 86% 500 और 1000 रुपी नोट्स है। जो इसमें से भी अगर 10% वापस आता है या 20% वापस आता है, आप सोचिए गवर्नमेंट बोरोइंग पे क्या असर पड़ता है। आप सोचिए सरकार को उतना ही कर्ज कम लेना पड़ेगा। आप सोचिए उसका वित्तीय घाटे पे कितना इम्पैक्ट होता है। ऑटोमेटिकली आपके इंटरेस्ट रेट जो अभी आप 25-25 बेसिस पॉइंट्स पे कर रहे हैं, मुझे लगता है उसका ट्रांसमिशन उतनी जल्दी होगा और अगले साल के पहले 6 महीने में आप देख सकते हैं कि क्या पता 75 बेसिस पॉइंट घटेगा। अब अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो जैसे इनने बोला कि एंड यूजर लोन लेगा और घर खरीदेगा, एंड यूजर गाड़ी का लोन लेगा, 2 व्हीलर का लोन लेगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल का लोन लेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा। आप सोचिए इंडस्ट्री के लिए इंटरेस्ट रेट का कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। इन्वेस्टमेंट साइकिल जो चल नहीं रही वो फिर से उठ खड़ी होगी। उससे बड़ी बात, अगर आप अभी आपने इलेक्शंस के बारे में बात करी,
पॉलिटिकल पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इतनी खबर थी कि इतना बड़ा डिसीजन आने वाला है। इसका रूमर चल रहा था 15-20 दिन से, मगर कोई कंफर्म करने को तैयार नहीं था। कि लोग बोल रहे थे अरे ये तो 1978 में मोरारजी देसाई जी ने किया था, अब थोड़ी होगा ये। आप देखिए 500 रुपए का नोट वापस है, मगर 1000 रुपए का नोट वापस नहीं आएगा इमीडिएटली, और मुझे नहीं लगता है कि फेब के इलेक्शन से पहले वो आएगा वापस। 2000 रुपए का नोट उसकी जगह दिया है। पॉलिटिकल क्लास के लिए बहुत ही भारी धक्का है, जो पर्टिकुलरली जो इलेक्शन में जाने वाले हैं। अच्छा, वापस आप आइए, जो गजट नोटिफिकेशन है जो भारत सरकार ने इशू किया था, वो कैसे शुरू होता है? उसमें ब्लैक मनी का, बिगिनिंग में ब्लैक मनी के बारे में कुछ नहीं है, टेरर फाइनेंसिंग। आप सोचिए कश्मीर में इसका क्या इम्पैक्ट होता है, जहां स्टोन पेल्टर की जो पूरी इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, जो सैयद अली शाह गिलानी, यासिन मलिक और मिरवैज की अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। पिंक जो है, पिंक कलर, इट हैज गॉन आउट ऑफ फैशन, प्लीज अंडरस्टैंड। चाहे वो पॉलिटिकल क्लास हो, चाहे वो टेरर हो, चाहे इस देश में पिंक फॉर द मोमेंट इज आउट। अब जब वो 2000 रुपए का नोट आएगा, ज्यादा तादाद में आएगा, आरबीआई उसको वापस सिस्टम में डालेगी, तो ऑटोमेटिकली ये आप समझ लीजिए कि इंडियन जुगाड़ जो है और जो ह्यूमन इंजेन्युइटी है वो वापस अपना तरीका बना लेगा। जैसे अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग, एक्साइज इवेजन, वो सब जो जितने भी तरीके हैं वो वापस हो जाएगा। बट 6 महीने 6 to 8 months के लिए मुझे लगता है कंप्लीट वैक्यूम होगा, जिसका इंपैक्ट कंजम्पशन पे होगा, अर्थव्यवस्था पे होगा, ग्रोथ पे होगा। उसका इमीडिएट इंपैक्ट हम सबको झेलना पड़ेगा। जी, तो संदीप जी कह रहे हैं कि मैसिव इम्पैक्ट होगा इस फैसले का आने वाले 6-8 महीनों में, और हमें इसके बारे में देखना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा धक्का, झटका है काले धन को, और ख़ास तौर से जो आतंकवाद के लिए फंडिंग हो रही थी, जो जाली नोटों का मकड़जाल फैला हुआ था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और चर्चा में हम शामिल करेंगे हमारी ऑडियंस को। आखिर देखिए वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद अब देखते रहिए चर्चा में। रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य। सूर्य एलईडी, खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। सूर्य। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है, उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology. But no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. बच्चन जी। बोलिए बच्चा जी। आपने वो फिल्म जादूगर की थी ना? हाँ की थी। तो मुझे जादू दिखाइए। अच्छा। ये देखो, मैं यहाँ पत्थर मारूंगा, यहाँ से कबूतर चिड़िया सब निकलेंगे। वो गया, देखो कबूतर चिड़िया सब उड़ गए। बच्चन जी। हाँ जी। बस इतना ही? हाँ, और क्या? अब मेरा जादू देखिए, ये वाला पत्थर वहाँ मारूंगा और इंसान निकलेंगे। इंसान? हाँ इंसान। देखो। अरे कौन है भाई? देखो। अरे यार, क्यों तुम लोग गांव की इज्जत पे धब्बा लगा रहे हो? बाहर से लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार जो है वो शौचालय बनाने में मदद कर रही है। तो आप भी अपने घर में शौचालय बनाइए, परिवार को उसका इस्तेमाल करवाइए। अच्छा, मेरी नहीं सुनते हैं तो कम से कम ये समझदार आदमी की तो सुन लीजिए। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं
डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। फायर करता हूं मैं तेज और जोरदार। प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन से मुकाबला प्रॉब्लम है। 2 पॉइंट्स डाउन होना प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम्स जितनी बड़ी, जीत उतनी खास। व्हाट डू आई लाइक मोर, जंग लड़ना या पिस्टल फायर करना? आई लाइक द फैक्ट कि मैं दोनों भारत के लिए करता हूँ। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्क प्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा में। तो एक टाइम क्या था, अभी 2-4 दिन पहले तक भी नंबर 2 का पैसा और नंबर 2 पर फलने फूलने वाले लोग और पूरी अर्थव्यवस्था, जिसको हम पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं, उसको एक झटका लगा है। और अब ये नंबर 2 का पैसा जल्दी से हजम नहीं हो रहा और ये समझ नहीं आ रहा कि ये नंबर 2 का पैसा आखिर कहाँ ले जाएं। आइए जरा जनता जनार्दन की राय लेते हैं, वो इस पर क्या सोचती है। जी, हमारे साथ में कुछ यंगस्टर्स हैं, अपनी बात को रखेंगे। बताइए, इस डिसीजन को आप कितना क्रांतिकारी मानते हैं? ऐसे लगता था कि एक स्टैग्नेंट पॉलिटिकल स्टैग्नेशन है, कुछ हो रहा ही नहीं है। सो इन दैट मूव इट्स अ वेरी नाइस मूव। मेरा एक क्वेश्चन है जो रिगार्डिंग है कि जैसे करप्शन, जैसे कहा है सर ने, कहा है कि जैसे हमारा इंडियन जुगाड़ कुछ ना कुछ कर लेता है, कुछ ना कुछ ही होगा। सो इस प्रोसेस में जैसे सर ने कहा 20% कैश भी अगर वापस आता है, लेकिन ये श्योरिटी क्या है कि जो करप्शन फेज है कि बैंक्स के बैकडोर में क्यों नहीं हो सकता है? वहाँ पे भी शायद हो सकता है ना। कहीं शायद मैं पॉलिटिशियन हूँ और मेरे पास है काला धन और मैं शायद, वैसे तो नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। डरो नहीं भाई, डरो नहीं। सो अगर मेरे पास है काला धन तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करूंगा। ओके, नरेंद्र तनेजा जी से जवाब ले लेते हैं। तनेजा जी, बार बार अखबारों में भी आ रहा है, अभी भी उन्होंने भी कहा कि साहब हम लोग जुगाड़ में बहुत उस्ताद हैं, कुछ ना कुछ वे आउट निकाल लेते हैं। नीलम, देखिए ये बात सच है और कि हमारे जुगाड़ की संस्कृति हमारे यहाँ बड़ी मजबूत है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारी ये संस्कृति थी जिसमें ब्लैक मनी का इतना, ब्लैक मनी, नंबर 2, बच्चा 8 साल का हुआ नहीं उसे ब्लैक मनी का मतलब पता होता था, नंबर 2 का मतलब पता होता, ये वाले अंकल नंबर 2 में डील करते हैं पता होता था, ये आंटी नंबर 2 में डील। अब ये संस्कृति को तो बदलना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा, कोई भी नहीं कहेगा कि ये संस्कृति जैसी चीजें ओवरनाइट या एक रात में बदलेगी, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हमने उस संस्कृति को बदलने के लिए कोई ठोस या क्रांतिकारी कदम उठाए? जवाब है हाँ। और दूसरी तरफ, जैसे मेरे साथी ने भी कहा कि जो कुल मिला के ये जो मनी है, कैश इकोनॉमी है, उसकी हिस्सेदारी पूरी अर्थव्यवस्था में 25% है। मतलब 75% जो हमारी अर्थव्यवस्था वो तो पुख्ता है, वो तो इसके बाहर है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो 25% में, इसी 25 में हम बात कर रहे हैं जो आतंकवादी फायदा उठाते हैं, जो ड्रग्स करते हैं वो फायदा उठाते हैं, जो पॉलिटिशियंस का फायदा उठाते हैं और जुगाड़ू इसका फायदा उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अंत में नंबर निकल के आता है वो छोटा है। अगर आपने भारत को एक ठोस अर्थव्यवस्था बनाना है तो नई संस्कृति तो लानी पड़ेगी। जी, वे जी, ये एसआईटी जो फॉर्म हुई थी, एक सुझाव आया था उनकी तरफ से कि साहब जो 3 लाख रुपए तक का आपका जो ट्रांजैक्शन जो भी आप करें, उससे ऊपर जो करें तो कैश में ना हो, ऐसा कुछ सुझाव चल रहा था। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजें अब ज्यादा सोचनी पड़ेंगी हमें कि किस तरह से हम कैश का इस्तेमाल कम से कम करें? देखिए, 2 बातों का बड़ा जरूरी ध्यान रखने की बात है। भारत की जो आज की डेट की इकोनॉमी 125 करोड़ देश की जनता के साथ में है जी, और 125 करोड़ देश की जनता में 60% जनता आज की डेट में एग्रीकल्चर में निर्भर है और बहुत सारी जनता आज की डेट में एजुकेटेड नहीं है और बैंकिंग से जुड़ी नहीं हुई। तो जब हम कैशलेस इकोनॉमी की बातें करते हैं तो हमें इन बातों को
आधार रूप पर में ये लोग लाखों में थोड़ी डील करते हैं, नहीं, जिनकी बात आप कर रहे हैं। लाखों रुपए की जब बात होती है, देखिए कदम बहुत अच्छे होते हैं और आज की डेट में हमें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो इस समय का जो इस स्कीम का जो सबसे बड़ा बेनिफिट मैं देख रहा हूँ 500 से 1000 रुपए के नोट बंद होने का, जैसे सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक तो बहुत अच्छा ये लग रहा है कि तकलीफ आएगी, लेकिन आप ये देखिए कि 50% जनता जो आज की डेट बैंकिंग से अछूती है, उसको अब सरकार ने एक जबरदस्ती में एक अच्छा मौका दे दिया कि आप बैंकिंग से जुड़ जाइए। क्योंकि एक तो कहा कि आप 4000 रुपए के नोट बैंक में जाइए एक्सचेंज कर लीजिए, दूसरा कहा है कि 4000 से ज्यादा के पास आपके पास नोट है और करेंसी 500 1000 के, तो आप एक्सचेंज तो करा नहीं पाएंगे एक शॉर्ट में, तो आप अपना बैंक में खाते में जाके जमा करा दीजिए, फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो जिन लोगों के बैंकों में खाते नहीं है उनको भी बैंकिंग से जुड़ना पड़ेगा। अब आपका सवाल है कि जो एसआईटी ने कहा कि 3 लाख रुपए तक की जो ट्रांजैक्शन है उसको कैश में बंद कर दिया है, सुझाव अच्छा है, लेकिन जैसे कहा ना, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई कि 500 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए जाएं और सारी जनता को कहा कि भाई अपने नोट बदलवा लीजिए और आज की बात में कैश इकोनॉमी बंद करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भी कभी हो जाएगा कि पता लगा 3 लाख से ज्यादा की आप कोई कैश कर नहीं सकते। ओके जी, आज के टाइम पे हमारा जो है ना आम आदमी बहुत खुश है और जो उद्योगपति या जो ब्लैक मनी जिसके पास है वो निराश है। दूसरा मैं एक पॉइंट और देना चाहूँगा कि इसको ये पीली धातु में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। ठीक है, ओके। हाँ, और कौन बात करेगा? जी बोलिए। आम इंसान को परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन उन्हें पता है उनका पैसा सही जगह से आया है, व्हाइट मनी है, वो कन्वर्ट इजीली करवा सकते हैं। कुछ दिन की परेशानी है, लेकिन अगर झेलने के बाद में कुछ अच्छा होता है तो परेशानी अच्छी है, लेकिन जिनकी ब्लैक मनी है तो उनकी तो सच में रद्दी हो गई है। ओके जी। मैं एक सैनिक हूँ, रिटायर्ड हूँ। मैंने देखा ये जो अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक बोल रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंटल हुआ है, अभी पता ही नहीं चला कि हमें कैसे हुआ है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है और हमें जनता के लिए भी ये सपोर्ट देना पड़ेगा कि आगे ये कैसे सक्सेसफुल हो। अभी कुछ दिन समस्या होती है, सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए। ओके, सपोर्ट करना चाहिए। हाँ बोलो। मैम, जैसे कि गरीबों और मजदूरों को परेशानी हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, यानी हमें परेशानी उठानी पड़ेंगी अगर हमें ब्लैक मनी सामने लाना है। ओके जी, उधर दीजिए। हाँ मैम, जो मार्केट में एक नया कारोबार आया है 20% 10%, इसका क्या होगा? कौन सा कारोबार? 10% 20%। ओके, अच्छा, जुगाड़ वाली बात कर रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, उस पे आएंगे। एक सवाल मुझे बहुत अटपटा सा लगा। एक तरफ बीजेपी सरकार कहती है कि ब्लैक मनी, बड़े नोट जो है ब्लैक मनी को बढ़ावा देते हैं, वही दूसरी तरफ 2000 का नोट लॉन्च करती है मार्केट में। ओके, पूछेंगे। हाँ बोलिए। जो सरकार नए नोट 500 और 2000 के ला रही है, पिछले नोट से उसमें क्या ऐसा अलग कर दिया गया है कि आगे से जो फर्जी नोट बनते थे या फेक मनी बनती थी वो नहीं अब दोबारा क्यों नहीं बन सकती? बोलिए। देखिए, कोई भी चीज को आप रीसेट करते हो तो पुराना जो मेमोरी है वो जाती है। ये रीसेट बटन है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं 2000 से वो तो वापस फेक करेंसी आएगी। लोग कह रहे हैं और बड़ा नोट आपने ले आए। पर उसको एंटर करवाना ऐसा थोड़ी है कि उन ब्लैक जो टेरर फंडिंग है उनके भी बैंक खुले हुए हैं और वो वहां से उसको फंडिंग कर देंगे। प्रिंटिंग प्रेस भी खुली हुई है। ऐसा नहीं है। हमारे मित्र को मैं बताना चाहता हूँ कि वो 2000 के नोट हो सकता है कि वो 4 6 8 महीने में जो लोग हैं वो छाप ले, पर हिंदुस्तान की इकोनॉमी में एंटर कराना मुश्किल है। तो ये जो हुआ है ये पिछले कितने सालों से धीमे 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 कुछ पकड़ में आए नोट, उसको बार किया, कुछ कभी नकली नोटों की थैली पकड़ में आ गई, उसको अरेस्ट किया। तो ये रीसेट किया है, लेकिन और इसमें टाइम लगेगा। अगर एंटर भी अगर इलीगल चैनल से एंटर भी करवाना तो जो कि सरकार अब कोशिश कर रही कि ना हो। हाँ बिल्कुल। संदीप जी जो कह रहे हैं कि कुछ नए फीचर्स लाए हैं, इसके ऊपर काफी बात भी हो रही है और बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं कि साहब 2000 के नोट में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कैमरा ही लगा दिया गया है कि वो आपको आप ट्रैक, ये सब चीजें बहुत आ रही हैं। वो बेसिक जो फीचर्स हैं, अभी तक गांधी जी वाज सैक्रोसेंट एज पार्ट ऑफ द इंडियन करेंसी। अब मैंने सुना है कि रेड फोर्ट भी इज द अदर फीचर। चित्र की बात हो गई, अंदर उसमें क्या है ऐसा लगा हुआ? लोग कह रहे हैं कि उसमें एक नैनो चिप है, बट वित्त मंत्री महोदय ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया नोशन को कि ऐसा कुछ है नहीं। मतलब लोग इतना घबरा गए हैं कि उन्हें लग रहा है कि उसमें कोई कैमरा लगा हुआ है जो पीछे पीछे घूमेगा। ये बहुत एक चीज है जो चल रही है। चीज ये है कि जो 1000 रुपए का नोट है वो सिस्टम से बाहर है और उसकी जगह नया 1000 रुपए का नोट अभी नहीं आएगा, उसकी जगह 2000 रुपए का नोट आएगा। हाँ, सर, सरकार ने पहले भी एक योजना लाई थी जिसमें
लोग साफ सुथरे होके आ सकते हैं, उसे एमनेस्टी स्कीम भी कहा गया था। और इस बार भी जो बड़े काला धन धारक हैं जिनके पास गोल्ड या बॉन्ड पेपर में ज़्यादातर काला धन रहता है, वो भी इस बार बच के निकल जाएंगे। तो ये क्या फिर से वही इतिहास नहीं दोहराया जाएगा? नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि जो पिछली स्कीम आई जो 30 सितंबर को खत्म हुई, 65,000 68,000 करोड़ रुपया आया, लगभग उसी समय स्कीम इंडोनेशिया में आई थी, वहां इससे 3-4 गुना ज्यादा पैसा आया। अर्जेंटीना में आई जो बहुत छोटा देश है, वहां $17 बिलियन आ गया। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जब उसमें सफलता नहीं मिली तो सरकार को ये कठोर कदम उठाना पड़ा। सबसे बात यह है कि जो नीयत है जो मुझे समझ में आ रही है सरकार की है कि ये शुरुआत हमने करी है, आवश्यकता होगी तो और सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लेकिन ब्लैक मनी जो है इसको रोका जाए। मैम मुझे लगता है कि ये जो इतना कठोर निर्णय अभी लिया गया है, ये मेनली देश की सुरक्षा को ध्यान में रख के लिया गया है। आप बताइए, ये जो प्रॉब्लम फेस करने की बात करें, क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? जो इतना बड़ा जो नासूर है, अगर उसका इलाज हो रहा है तो ये तो छोटी मोटी परेशानी। मेरा मानना है कि अगर जो देश हित में है उसके लिए थोड़ी सी हम लोग जद्दोजहद या कहें कि थोड़ी सी परेशानी उठा सकते हैं। अगर दीर्घकालिक प्रभाव देखना है तो जो 500 और ये 2000 के नोट आ रहे हैं उसके लिए लिमिटेशन होनी चाहिए, एक तय सीमा होनी चाहिए। उसके बाद फिर से इसको नोट जो छापने की प्रक्रिया है उसको फिर से नए नोट बाजार में लाना चाहिए। जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं, अब हाल फिलहाल में होने वाली बेटियों की शादी में आप देखिए, आप 4000 एक्सचेंज कर सकते हैं, 10,000 सिर्फ ATM से निकाल सकते हैं। तो एक शादी एक ऐसा पार्टी एक विवाह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें ना सादा शादी करिए, क्या दिल खोलेंगे आप? इतनी इंडियन सैड वेडिंग्स को कम करिए। देखिए आप भी अगर अपनी बेटी की शादी करना नहीं, मैं तो नहीं करूंगी, नहीं मैं नहीं करूंगी। तालियां आपने मेरे लिए बजाई थी कि इनके लिए बजाई थी? मेरे लिए ना। ओके, हाँ बोलिए। मैम मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा मैम, ये इस स्टेप की वजह से जब लोगों का पैसा बैंक में रहेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंगे नेट बैंकिंग। तो इससे आपका टैक्स मान है ना, तो इससे आपका टैक्स की चोरी मुश्किल ही नहीं, वो नामुमकिन हो जाएगी। ओके, हाँ बोलिए। मैम मेरा सवाल जैन सर से है। सर जो पी नोट्स और हेज फंड से जो ब्लैक मनी का ट्रांसफ़र होता है और ये जो हवाला मार्केट है उससे जो होता है, तो उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस कदम से? देखिए, ये हेज फंड हो, हवाला मार्केट हो, हर एक का बेस तो करेंसी नोट है। जब हवाला होता है तो एक शहर में वो पैसे कोई करेंसी देता है और दूसरे शहर में करेंसी मिलती है। जब इससे अटैक अब करेंसी के ऊपर हो गया और 500,000 रुपए का तो वो हवाला तो रुकेगा। हवाले का मतलब तो ये है ना कि एक शहर में दे दीजिए और दूसरे शहर में ले लीजिए, तो इससे तो बहुत भारी रुकावट आएगी उसके ऊपर, क्योंकि जब पैसा ही नहीं है, वैलिड नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा? बट स्टॉक मार्केट पे इसका कोई असर नहीं होगा। जो इनने पी नोट के बारे में पूछा है, पार्टिसिपेटरी नोट एक अलग ही इंस्ट्रूमेंट है, इट इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जिसका करेंसी नोट से कोई मतलब नहीं है, जिसमें करेंसी नोट का कोई लेना देना नहीं है। यू बेसिकली आप हवाला से पैसे विदेश ले जाते हैं और विदेश से पी नोट से वापस आप मॉरिशस जैसी जगह से इंडिया में ले आते हैं। उसमें आइडेंटिटी जो है इन्वेस्टर की असली, वो मास्क होती है, यू डोंट नो हु इट इज, इसीलिए उसका जो नाम है वो पॉलिटिशियन नोट है, पार्टिसिपेटरी नोट नहीं है। आप लोग को नहीं लगता है कि ये जो काला धन है, इस पर चर्चा संसद में पहले होनी चाहिए थी? अच्छा चलो ठीक है, ओके, चलिए संसद का सदस्य होने वाला है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। संसद में चर्चा इसलिए नहीं होती कि सारे राजनीतिक दल इसमें लिप्त हैं, सारे के सारे लिप्त हैं। मैम जैसा कि बोला जा रहा है कि सबसे लोवेस्ट स्ट्रैटा जो है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, तो मैम गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए क्या किया है जिनके पास आधार कार्ड्स, आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है? लाइक देयर आर 6.8 lakh villages and there are more than 10 lakh banks in our country. So what about those people? I mean maids are coming to me in my hostel saying that दीदी हमारा पैसा चेंज करवा दो. So what things गवर्नमेंट, ये दिक्कत है, आपने सही पॉइंट आउट करी है। नरेंद्र सर आपसे है कि सब पाकिस्तान जो फेक करेंसी छापता है वो जनरली 500,000 का छापता है और हमारे देश में 80% गरीब जनता ऐसी है जो 500,000 नोट यूज नहीं करते हैं, तो क्यों ना 500 या 2,000 नोट को परमानेंटली खत्म करके कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम लोग आगे बढ़े? नहीं, देखिए जो पाकिस्तान 500,000 के नोट, कश्मीर वैली में भी हम उसका आतंक पूरी तरीके से देख रहे हैं, लेकिन अब यह है कि और दूसरा अब 500 का नोट काफी लोग उसको यूज करने लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान को हमने उसके खेल में रोकना पड़ेगा। और वो जो अब सारी कुछ जो आप देख रहे हैं, चाहे हम यहाँ कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल फ्रंट पे कर रहे हैं, सब उसी तरफ कार्रवाई हो रही है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये पाकिस्तान की ये जो हरकतें हैं ना, आप चिंता मत करिए, इसको तो बंद जल्दी किया जाएगा। हाँ बोलिए सर, जब हम दुकान जाते हैं कोई खुद बिल लेने से हम घबराते हैं, तो आम जनता भी सब टैक्स इवेजन करता है, तो ये करप्शन में बदल रहा है। तो कैसे जनता को भरोसा दिया जाए कि
टैक्स दो और आपके लिए ही काम होगा। ओके, इस पे आएंगे, लेकिन जरा पहले फटाफट कुछ और लोग बच्चे हैं मेरा उनसे बात क्वेश्चन कर सर लें। से, सर हाँ। ने जैसा कहा कि इससे लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी और इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाएंगे, बट माय क्वेश्चन इज द बैंक आर इन पोजीशन दैट टू ट्रांसमिट दैट इंटरेस्ट रेट रिडक्शन because the NPAs are high, so how it will impact the non-performing assets of bank? And second question is, जैसे कि सर ने कहा कि इससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा शॉर्ट टर्म में, तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर लास्ट 3 ईयर से मेक इन इंडिया कैंपेन कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिड्यूस होगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेरे ख्याल से गौरव जी इसका जवाब देंगे बाद में, याद रखिएगा सवाल। ओके, हाँ जी बताइए। मैम, एक तरफ हम लोग कहते हैं कि हमें चेंज चाहिए, करप्शन से हमें मुक्ति चाहिए, दूसरी तरफ जब हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्टेप उठाया है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमें सबसे सुनने में आ रहा है कि कॉमन पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है, सीना पे हमारी LOC पे हमारे बॉर्डर पे सैनिक खड़ा होता है, उससे तो गोली की जगह गोली मिलती है, हमें तो नोट की जगह नोट मिल रहा है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? क्या बात। मोस्ट ऑफ द करेंसी नोट्स जो हैं, फेक करेंसी नोट्स है, वो पाकिस्तान में छपते हैं और वो सी या और एयर रूट से बांग्लादेश आते हैं और वहाँ से कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जो है वो इंडिया में लाता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है जी। Sir, I have one question regarding that. The agriculture income is exempt from tax, and most of the people are living in villages. But there is a one clause that if you deposit more than 2,50,000 in your bank account, so what about the amount they have collected so much in previous year, because they have no attached to the banking channels, and now they will deposit on the bank's accounts. They will come to the scrutiny cases. Then harassment and corruption in income tax cannot be evaded. तो नहीं 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के अब बैंक अकाउंट हैं, और अगर आपकी इनकम कितनी भी हो, अगर वो सही इनकम है तो कतई चाहे वो किसान हो या दो, उसमें कोई डरने की बात नहीं। ये दुष्प्रचार है, इससे बच के एक बात का, उनकी बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं टैक्स से वो रखता हूँ, उनका जो इशू है वो एक रेलिवेंट है। क्या 2.5 लाख से जब ज्यादा एक एग्रीकल्चर जमा कराता है, वो कह रहा है कि वो बेचारा एग्रीकल्चर वो रखता है, उसके पास चिट्ठी आ सकती है क्योंकि वो एग्रीकल्चरिस्ट है, ये तो सरकार को नहीं पता कि वो एग्रीकल्चरिस्ट है, तो चिट्ठी आने के बाद जवाब देने में पता लगेगा कि इसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये एग्रीकल्चरिस्ट है। तो इसकी जो उनकी जो कंसर्न है वो जायज है, लेकिन सरकार का कहना ये है कि देखिए, जिन लोगों के पास व्हाइट का पैसा, जिसका ब्लैक मनी का पैसा नहीं है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जमा करा सकते हैं। हाँ। हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो, चिट्ठी आए, जवाब दिया जाए कि मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं होगा जी। सर, ये कदम बिल्कुल प्रभावशाली है सर, टेररिज्म और फेक करेंसी को दबाने के लिए। बट सर, जैसा कि सर ने कहा, ये 2 धारी तलवार है। सर, दिसंबर 2013 जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, सर उनका एक ट्वीट था कि सर देश का बच्चा जानता है कि भारत का काला धन स्विस बैंक में है। तो सर इसके ऊपर कदम कब उठाया जाएगा और सर इसके लिए क्या स्विट्जरलैंड के साथ सरकारी स्तर पर बातचीत नाम साझा करने की, मॉरिशस और साइप्रस के साथ सरकार ने जो DTA है उसको किया है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट को अमेंड किया है, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम लाए हैं, तो ये कहना कि ये आपकी बात सही है कि बाहर जो काला धन है उस पे इम्पैक्ट इसका नहीं है, ये बात सही है, पर ये कहना कि उसके ऊपर कोई सोच नहीं है, ये गलत है, ये कार्रवाई हो रही है। हवाला का ट्रांजैक्शन जो होता है और उसके थ्रू फिर FDI से पैसा इंडिया में आता है, तो उसका इम्पैक्ट किस तरह से इंडिया में पड़ेगा? क्योंकि ये इसी थ्रू से ब्लैक मनी से कन्वर्ट होता है, हवाला से पैसा बाहर जाता है, फिर वही FDI के तरीके से फिर इंडिया में आता है। तो अब तो वो पैसा ही जाने से वो तो हम सोच सकते हैं कि अभी FDI नहीं होगा फिर इंडिया में भी। नहीं, क्यों सोच रहे हो? FDI कोई जरूरी थोड़ी है कि ये इलीगल मैकेनिज्म, सारा FDI इलीगल थोड़ी ना होता है, कई बोनाफाइड FDI आ रही है। और देश में मैं आपको कह रहा हूँ, अपन हर कैश को जैसे बोलते हैं कि कैश आते ही ये इलीगल है, मैं आपकी बात का दूसरे ढंग से जवाब दे देता हूँ। मैं आपके दूसरे ढंग से, अगर आज की डेट में आपकी बात को थोड़ा सा मान लिया जाए कि FDI इलीगल आता है, जब आज की डेट में वो बिजनेसमैन कोई पैसा कमाता है तो काला धन क्रिएट होता है, तब वो FDI करता है, आपका कहना ये है, वो लेके आता है। अब सरकार के इस कानून में जब काला धन पैदा नहीं होगा तो वो बिजनेसमैन अपना यहीं लगा देगा पैसा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट यहीं हो जाएगी, तो उसकी FDI करने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। ओके जी हाँ।
ये 2000 का जो नोट आया है, 2000 के नोट की बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ेगी गरीब आदमी के लिए, क्योंकि उसको मतलब जो मिलेगा तो खुले नहीं करा पाएगा। ये छोटी करेंसी होगी तो ले जाने में भी दिक्कत आएगी, और मतलब ये 1000 के नोट बेचकर दोबारा चलाया जाए, लेकिन 2000 का नोट गलत है। ओके सर, जीडीपी स्लो डाउन होगी इस वजह से। ओके, जीडीपी क्या स्लो डाउन होगी? फाइनल कमेंट्स के लिए हम एक बार रुक करेंगे ब्रेक का। तो बहुत सारी बातें और बहुत सारे विचार, बहुत सारे सवाल हैं हमारे यहाँ जो ऑडियंस इस समय बैठी हुई है, जाहिर है आपके मन में भी होंगे। कुछ के जवाब यहाँ देने की कोशिश हमने की है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से। आप देखते रहिए चर्चा में। गरम पकौड़े रह गए, छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य। सूर्य LED, खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। सूर्य। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए, मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाए, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए, अब नहीं तो कब। गरम पकौड़े रह गए, छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। कल से तू काम करने नहीं, पढ़ाई करने जाएगा। चंद सिक्कों के लिए इन मासूम कंधों पर बोझ न डालें। ये देश का भविष्य है, इन्हें मजबूत बनाएं। तो एक ख़ास किस्म की खुशी और एक निर्भयता महसूस कर रहा है एक आम आदमी, वो आदमी जो कि ईमानदारी से अपना पैसा कमाता है और टैक्स पे करता है। लेकिन शामत उनकी आई है जिनके पास ब्लैक मनी है या भ्रष्टाचार से कमाया हुआ, रिश्वत से कमाया हुआ पैसा जिनके पास है, उनकी नींद
उड़ी हुई है। फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से कि ये एक स्टेप है, आगे क्या स्टेप हो सकते हैं। संदीप जी, ये जाहिर है कोई आखिरी स्टेप तो है नहीं इसके लिए, और जैसे कि आपने कहा कि बहुत लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं जाएगा, तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में इस तरह के और स्टेप्स गवर्नमेंट ले सकती है? देखिए, आप एक अगर चेन देखेंगे क्या इमर्ज कर रही है कि जो डायरेक्शन है वो कैशलेस सोसाइटी की तरफ एक डायरेक्शन है। जी। अब आप भी सरप्राइज होंगे, मैं तो सरप्राइज हो गया पढ़ के कि इंडिया में 696 मिलियन डेबिट कार्ड ऑलरेडी हैं। ओके, तो इसका मतलब कि प्लास्टिक मनी बहुत जबरदस्त उसकी प्रेवलेंस ऑलरेडी है। उसके कंपैरिजन में क्रेडिट कार्ड सिर्फ 26 मिलियन है। तो आप देखिए, डीबीटी, जनधन, जैम, एक जो ट्रेंड लाइन इमर्ज हो रही है वो क्या है? वो इट इज हेडेड टुवर्ड्स अ कैशलेस सोसाइटी। बहुत डिफिकल्ट है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में एक भारत भी है और एक इंडिया भी है, अर्बन भी है और रूरल भी है। उसमें डिफिकल्टी होगी। विदेश में स्वीडन या फिनलैंड जैसी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज दे आर कैशलेस सोसाइटीज कंप्लीटली। तो इसमें टाइम लगेगा, बट जो मुहिम है वो मुहिम इसी तरफ से है कि एक कैशलेस सोसाइटी हो। दूसरी तरफ से आप देखिए क्या हो रहा है, जीएसटी, तो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, सर्विस कॉस्टली हो जाएगी। टैक्स एक ही बार लगेगा, क्योंकि टैक्स अब खाली फैक्ट्री के गेट पे लगेगा, ना ही ऑक्ट्रॉय, सेल्स टैक्स, XYZ, वो सब नहीं लगेगा। जी। तो पूरा एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में कि उसकी साफ सफाई अच्छी तरीके से हो जाए। वो आई थिंक विच इज अ बिग पॉजिटिव फॉर द कंट्री। उससे ज्यादा और क्या? यू कांट रन अवे फ्रॉम दैट रियलिटी। जी, जयश्री जी, फाइनल कमेंट्स में खास तौर से रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में, इसके इम्पैक्ट और फ्यूचर के बारे में आप क्या कहते हैं? रियल एस्टेट एक फाइनल बैस्टियन ऑफ नहीं था। बहुत सारे आम आदमी, आज सब लोग कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करते हैं, मगर जब आप एक मकान बेचते हैं और आप सही रकम डिस्क्लोज नहीं करते हैं ताकि आपका टैक्स बच जाए और आपका कैपिटल गेन्स टैक्स बच जाए, वो रोकना पड़ेगा। एंड दैट वो आम आदमी भी कर रहा था, बहुत सब लोग कर रहे थे, उस पे लगाम लग चुका है। रेरा इज अ वेरी पॉजिटिव एक्ट, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, मगर वो कंज्यूमर भी और डेवलपर भी उसमें हेरा फेरी नहीं करे। यही और जो बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट का मॉडिफिकेशन हुआ है उससे भी रियल एस्टेट पे बहुत असर पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। पॉलिसी वाइज आई थिंक आई विल टेक दिस पॉइंट फॉरवर्ड, जो संदीप ने कहा है कि पॉलिसी वाइज सिस्टमैटिकली गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको निकाला जाए, और ये कदम जो है कि लोगों ने जो ब्लैक मनी में ट्रांजैक्ट किया था उससे सेकेंडरी मार्केट पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, मगर मुझे लगता है मार्केट क्लीन हो जाएगा। आम आदमी के लिए अच्छी बात है। जगदीप जी, फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये कहना कि इसके बाद ब्लैक मनी जनरेशन बंद हो जाएगा, सारे इनकम टैक्स ऑफिसर बड़े ईमानदार हो जाएंगे, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, ये सब तो होने वाला नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये अच्छा कदम है, लेकिन इसको आगे चलाने के लिए बहुत कुछ करना है। उसमें एक बात यह है कि काला धन कहाँ से आता है। जो आदमी कमाता है, चाहे बिजनेस करके या नौकरी करके या जो भी है, वो टैक्स नहीं देना चाहता। कुछ लोग टैक्स इसलिए नहीं देना चाहते कि वो अपने पैसे को किसी को देना नहीं चाहते। कुछ लोग ये समझते हैं कि सरकार पैसे को ठीक से खर्च नहीं करती, इसलिए मैं अपना पैसा क्यों दूं, और तरह तरह की वजहें हैं। जब तक हमारा टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनेगा कि जनता और कमाने वाले ये समझे कि ये ठीक है, जायज़ है, तब तक कालाधन बनेगा ही बनेगा। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक पॉलिटिकल पार्टियों के पैसे का पारदर्शी हिसाब नहीं होगा, वहां से काला धन बनता रहेगा और फैलता रहेगा। जड़ काले धन की पॉलिटिकल पार्टियां और उनका इलेक्शन लड़ना है, उसकी तरफ जब आरटीआई के बारे में सीआईसी कहता है कि 6 पार्टियां पब्लिक अथॉरिटी होती हैं, तो 6 की 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां उस फैसले को नहीं मानती और उसको डिफाई करती हैं। जब तक वो नहीं होगा तो ये सारे जो काम किए जा रहे हैं ये नहीं चलेंगे। ओके, फाइनल कमेंट्स। नहीं, मेरा ये है कि इस मूव से इकोनॉमी में निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इंटरेस्ट रेट अपने लोवेस्ट
पे जाएगी। और हाउसिंग सेक्टर में भी जो मिडिल क्लास के जो हाउसेज हैं उसमें बूम आएगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि रियल एस्टेट और बुलियन मार्केट बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब चेंज हो गया, मूवमेंट चेंज हो गया। जो हाउसेज ओवर प्राइस थे, जो एक स्पेसिफिक सोसाइटी के लोगों के लिए थे, अब नहीं। अब कॉमन मैन अगर 6% 7% की ब्याज दर होगी तो हर व्यक्ति अपने घर का सपना देखेगा और गवर्नमेंट उसके प्रति कमिटेड भी है। एक तो ये। दूसरा, एक हमारे मित्र ने कंजम्पशन की बात करी थी कि भाई शॉर्ट टर्म में क्या कंजम्पशन घटेगा। ये शॉर्ट टर्म सिर्फ 2 या 3 महीने का हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि अब मैं एक प्रिकॉशन देना चाहता हूँ कि आज भी जो लाइन लग रही है, लोगों में एक होड़ है मैडम कि 2000 का नोट उसकी जेब में है या नहीं, देखना भी चाहते हैं। हाँ, और अब लोग मेरे पास फेसबुक पे और ट्विटर पे फोटोज आ रही है। 2000 के नोट का पहला आदमी। मैं यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि 2000 को संग्रहण करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज है, पर अभी जो जेन्युइन लोग हैं उनको मिलना जी। वेद जी, फाइनल कमेंट्स। खासतौर से जो बेईमानी वाली जो एक चीज थी ना, वो जो हमारे अंदर ये है कि मैं कच्ची और पक्की रसीद का मेरा वो चलता रहे, या मकान जब मैं खरीदूं या बेचूं तो पैसे को बचा लूं, ये चीजें अब हमें अपनी आदत से छोड़नी पड़ेंगी। देखिए, फाइनल कमेंट्स। अभी जो डिबेट हो रही थी और जगदीश जी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था, जो मैंने शुरुआत की थी। अभी जो आज की डेट में अटैक हुआ है वो एक एग्जिस्टिंग ब्लैक मनी जो आज की डेट में एक कैश के रूप में थी, और ब्लैक मनी से जब हम इस अपनी सोसाइटी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी जो मेन जो इशू है वो जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी और उसका यूटिलाइजेशन। जनरेशन का सोर्स एक बिजनेसमैन हो सकता है कि जिसने टैक्स नहीं दिया, लेकिन ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा करप्शन पे है, टेररिज्म पे है, ड्रग पे है, और जो इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर है, एक्सटॉर्शन पे है, वो भी बहुत बड़ा हिस्सा है। उसको अटैक करने की बहुत जरूरत। दूसरा हिस्सा है यूटिलाइजेशन पे। आज की डेट में आपको ब्लैक मनी के यूटिलाइजेशन को एड्रेस करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज को आज की डेट में 20,000 रुपए तक कैश में चंदा लेने की छूट है। उस कानून को बदलना पड़ेगा। और साथ के साथ जब हम ये बात कर रहे थे, एक सवाल आया भी था कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो हमने स्कीम बनाई है, ये डिमोनेटाइजेशन की, एक कंट्री के इकोनॉमी में कितने इंटरेस्ट में है, और एक ने कहा कि हर 2 साल बाद कर देने चाहिए। मैं ये सबको क्लियर कर दूं कि डिमोनेटाइजेशन कंट्री के इकोनॉमी के इंटरेस्ट में लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस शेक होता है, और आने वाले टाइम में इसका भी कहीं ना कहीं असर आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सेविंग कैश में इस बैंक में करने के बजाय हो सकता है एक काइंड गोल्ड में करें और में करें, तो उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पड़ेगा। नरेंद्र जी, फाइनल कमेंट्स। तीन बिंदुओं पे बात करूंगा। एक तो ये है कि ये आर्थिक क्रांति की शुरुआत है, लंबी यात्रा होने वाली है ये। और कठिन और चुनौतियों से भरी हुई। कठिन और चुनौती से भरेगी। सही बात। आपने जो बातें कही, आपने कही, वो सब होने वाली हैं। हमको तैयार रहना पड़ेगा, और पाकिस्तान और कई अन्य देश उसको रोकने की कोशिश भी करेंगे। ये नहीं चाहते भारत आर्थिक महाशक्ति बने। दूसरी बात, जब देश की छवि सुधरेगी और जब देश की इकोनॉमी की में पारदर्शिता आएगी, तो आपका जवाब, आपका प्रश्न था, जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। और तीसरा मेरा पॉइंट जो बहुत अहम है वो ये है कि ये माना जाता है कि ज्यादातर पॉलिटिशियंस करप्ट है ना। मैं भी काफी इंटरेक्ट करता हूं पॉलिटिशियंस से। ऐसा नहीं है कि सब करप्ट है, लेकिन करप्शन बहुत है। आपने बिल्कुल सही कहा, पैसा है। आज आप अखबार और टेलीविजन देख लीजिए, ये देखिए कि ये स्कीम से, ब्लैक मनी पे सर्जिकल स्ट्राइक से किस किस के पेट में दर्द हो रहा है। जिसके पेट में दर्द हो रहा है, अब समझ लीजिए वहां मामला गड़बड़ है। पर देश के पेट में दर्द नहीं हो रहा, उसको तो लग रहा है कि इलाज हो रहा है, दवाई दी जा रही है, कड़वी दवाई। और जैसे कि कहा भी गया है सरकार की तरफ से कि देश हित में इस तरह के कड़े फैसले लिए जाएंगे, रिस्क भी लिए जाएंगे, तो हम सबको तैयार रहना चाहिए उन सब रिस्क को झेलने के लिए। और जाहिर है ये तो एक शुरुआत है, अभी तो हमें और बहुत सारे कदम उठाने हैं, और इसके लिए हम सब तैयार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, थैंक यू सो मच।